राधे राधे दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल कृष्णा रीड्स पे। तो जैसा अपने बोलना से ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग के अपने YouTube चैनल कृष्णा रीड्स पे। तो वंस अगेन वी आर बैक। अब एक लास्ट टॉपिक बच गया है, आप समझ लो कि एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स और उसका फिर एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक समाप्त होगा तो हमारा लाइफ प्रोसेस, जो कि एक लंबा वीडियो सीरीज़ था, मतलब आप कह सकते हो कि बायोलॉजी की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वीडियो सीरीज़ कह सकते हो, ठीक है। तो जो चैप्टर्स है वो हम लोग का समाप्त हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा फॉर्मल रिक्वेस्ट कि भैया आप अगर नए हो हमारे चैनल पे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करने का ऑप्शन है, उसको सब्सक्राइब कर दो। थोड़ा बेल आइकन दबाने का ऑप्शन है, उसको थोड़ा बेल आइकन दबा दो। यही सब चीज़ें, और ज़्यादा कोई रिक्वेस्ट नहीं है। ज़मीन जायदाद नहीं मांग रहे हैं, बस थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो हम लोग का टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। अब क्या होता है एक्सक्रीशन, क्या होता है, कैसे होता है, व्हाट, हाउ, वाई, सारा चीज़ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, सीट बेल्ट बांध दो। अगले ऑलमोस्ट 1 आवर आपको मेरे साथ रुकना है और कोशिश करना है कि जो मैं आपको बताते चले जाऊँ आप अभी ही उसको याद करते चले जाओ फटाफट। कोई तकलीफ़ नहीं होगा, इसकी गारंटी मेरी है। लेट्स बिगिन द गेम। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग जितने भी जो फूड प्रोसेस वगैरह खाते हैं, फूड से जो प्रोसेस हो के एनर्जी हम लोग एक्सक्रीट करके निकाल लेते हैं, जब मतलब फूड एनर्जी उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जो बचता है हमारा चीज़ वो बचता है वेस्ट। अब ऑब्वियसली आप जो वेस्ट बचेगा वो अलग अलग रूप में बचेगा, प्लांट्स में अलग फॉर्म में, एनिमल के फॉर्म में, एनिमल में थोड़ा सा अलग होगा, और आप कह लो कि ह्यूमन बींग्स में थोड़ा वैरायटी चेंज होगा, क्योंकि आप अलग अलग चीज़ खा रहे हो, अलग अलग चीज़ होगा। तो मतलब चलिए फिर भी एनिमल्स का तो चलिए कह लीजिए कि ह्यूमन बींग से मैच कर जाएगा, बट प्लांट्स का तो अलग होगा ना। तो जो प्रोसेसेस फॉलो होंगे वो वेस्ट के रिमूवल के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। अब अलग अलग तरह का सिस्टम बना होगा, अलग अलग तरह का प्रोसेस फॉलो होगा, वो सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन द गेम। हमारे लिए अगर एक्सक्रीशन करना है तो हमारे लिए एक सिस्टम बना होगा ऑर्गन्स का, क्योंकि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर में तो आप समझ लो कि सिंपल डिफिजन प्रोसेस से काम चल जाता था, बट हम लोग मल्टी सेलुलर है तो हमारे पास हर एक काम के लिए ना स्पेशलाइज सेल्स है, ठीक है। स्पेशलाइज सेल्स जाके टिश्यूज बनते हैं, फिर टिश्यूज ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन्स एक खास ग्रुप ऑफ ऑर्गन जो एक काम कर रहे होंगे, मान लीजिए एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, तो उनको बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। जिस तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम था, ठीक है, हमने पढ़ रखा है। जिस तरह से हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब बोलेंगे भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स होता है, आप थोड़ा बताओ। देखिए हर एक सिस्टम का एक हीरो होता है। जैसे पूरा आप बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन, ऐसे तो कोई भी पार्ट अगर मिसिंग होगा उस ऑर्गन में तो वो हमारा जो सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा। हर एक का अपने की इंपॉर्टेंस है। तो बताओ फिर भी डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कौन सा ऑर्गन लगता है? कुछ लोग बोलेंगे स्टमक है, कुछ लोग बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ बोलेंगे, बट एक सिस्टम में ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स जो किसी खास प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, हर एक ऑर्गन का अपना इंपॉर्टेंस है। आप किसी एक को हीरो नहीं बोल सकते। हाँ ऐसा है कि मेजॉरिटी फंक्शंस एक बंदा कर रहा होता है, इसलिए इसको मेन ऑर्गन बोल सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम का। फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो यू कैन से कि हाँ भैया स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन हीरो ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो क्या स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन इंपॉर्टेंट नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो बोलेंगे भैया एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या हीरो है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का हीरो है अपना किडनी एक हो कि दो हो, तो दो, अ पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स। किडनी से जस्ट ये जो लाइनिंग जाती है उसको बोलते हैं यूरेटर्स, ठीक है। वेरी गुड। अब देखो आप इसको ऐसे समझो कि इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, तो पहले आप समझ लो अच्छे से। देखो ये बीन शेप का दो पेयर दिख रहा है आपको, दो वो किडनी है। ये हो गया रेड कलर वाला, जो हो गया वो रीनल आर्टरी हो गया, और ये हो गया रीनल वेन। अब मैं वर्ड मैंने यूज़ करा, ध्यान से सुनना आप। एक वर्ड मैंने यूज़ करा रीनल, और आर्टरी तो आप समझ रहे हो। आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होते हैं जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। वेन्स क्या होते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छी बात है। तो किडनी में जो ब्लड जा रहा होगा वो आर्टरी के थ्रू जा रहा होगा। अच्छा कौन सा आर्टरी? रीनल आर्टरी। अब बोलेगा भैया रीनल आर्टरी समझ में नहीं आया, आप थोड़ा समझाओ अच्छे से। तो ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बहुत पहले ही वक्त बताया है कि अगर
हेपेटो वर्ड आए, हेपेटो वर्ड जैसे हेपेटोलॉजी, हेपेटाइटिस, तो समझो आप कि वो कुछ रिलेटेड होगा किससे भैया, वो होगा लीवर से रिलेटेड, ठीक है। हेपेटोलॉजी इज डॉक्टर या फिर स्टडी दैट इज़ रिलेटेड टू लीवर, बहुत अच्छा। हेपेटाइटिस सी इज ए डिजीज रिलेटेड टू लीवर, वेरी गुड। अगर पल्मोनरी वर्ड है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आप समझ लो, PULMONARY, पल्मोनरी वेन, याद है आपको पल्मोनरी वेन? पल्मोनरी वेन वो वेन होता था जो ऑक्सीजन रिच ब्लड, बोले भैया वेन तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड ले जाता था, कंफ्यूज मत हो। पल्मोनरी वर्ड जब लग जाता है दैट मीन्स वो रिलेटेड है, ऐसा वेन जो लंग्स से रिलेटेड है, तो जो लंग्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड ले जाता था उसका नाम था पल्मोनरी वेन। और बोले भैया आप रीनल बता रहे थे, आप ये सब बता दिए, रीनल पे आओ ना, रीनल पे मैं पहुँच रहा हूँ, आप आराम से सुनो। हेपेटो वर्ड मतलब लीवर से रिलेटेड, कार्डियो वर्ड मतलब हार्ट से रिलेटेड, पल्मोनरी वर्ड मतलब जानते हो आप, हाँ लंग से रिलेटेड। तो जब भी रीनल वर्ड हो, RENAL, रीनल वर्ड मतलब किडनी से रिलेटेड, तो भैया रीनल आर्टरी जो हो गया वो ऐसा आर्टरी है जो ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाएगा आपका, किडनी में, तो रीनल आर्टरी। अच्छा, किडनी से ब्लड कौन वापस बाहर निकालेगा, जो फिल्टर हो जाएगा, तो आपको पता है ना कि ये फिल्टर करता है ब्लड को। अच्छा, बैकग्राउंड में जो चीज़ें आवाज़ें आएँ उसको आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। कुछ आवाज़ों को मैं अवॉइड करा सकता हूँ बट सारी आवाज़ को तो मैं चुप नहीं करा सकता ना। नेचर और सोसाइटी उसी तरह चलती रहेगी जैसे चलती है, आप अपना काम करते रहिए। तो खैर हम अपना काम कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि किडनी में दो तरह की, एक राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। तो आर्टरी जो होता है, लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट रीनल वेन और लेफ्ट रीनल आर्टरीज, ये देखिए जो रेड वाला है वो आर्टरी हो गया और जो ब्लू वाला है वो वेन हो गया। दोनों किडनी में ब्लड इंटर करवाएगा आर्टरी और वेन से ब्लड आउट होगा, एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत आपको ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ये सब सारा चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम लोग आगे देखते हैं। पहले आप इस स्ट्रक्चर को समझ लो, मैं फिर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा आगे वाले चीज़ों को। ये जो दो ट्यूब्स निकल रहे हैं किडनी से, फिल्टर होकर जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा, ये दो यूरेटर से होते हुए, ट्यूब से होते हुए ये यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। यहाँ ये वेस्ट आपका लिक्विड फॉर्म में, फ्लूइड फॉर्म में, आप समझ लो कि लिक्विड फॉर्म में, जिसको आप यूरिन बोलते हो, स्टोर्ड रहता है। अब बोले भैया यहाँ पे स्टोर्ड है तो फिर हम लोग कब उसको पी के फॉर्म में बाहर निकाल देते, PEE के फॉर्म में। देखो इंटरेस्टिंग केस कितना अच्छा है कि आप जो ऐसे पी बोल रहे हो अंग्रेजी वाला, इसका मतलब होता है, इसका मतलब आप वाटर के जरिए वेस्ट को बाहर निकाल रहे हो। लेकिन हिंदी वाला पी का मतलब क्या होता है? हिंदी वाला पी का मतलब होता है कि आप वाटर को बाहर नहीं अंदर ले रहे हो बॉडी के। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग केस माय फ्रेंड। खैर पी और पू बहुत हो गया। अच्छा सोचो, पी अगर ये है तो पू क्या होगा? एक काम करो, POOP लगा लो। तो पूप वही है माय फ्रेंड, जो सुबह सुबह आप जो 2 नंबर में निकालते हो उसको पूप बोलते हैं। अच्छा आपको पूप वर्ड अच्छा नहीं लगा तो आप स्टूल यूज़ कर सकते हो, बाकी तो आप दूसरा वर्ड तीसरा वर्ड आप जानते ही हो, 2 नंबर, ठीक है। अच्छा तो यूरिन और पी के बारे में मैंने क्या बोला? मैंने बोला उसे 1 नंबर, ठीक है। तो 1 नंबर 2 नंबर आप 6 बताओ आप 1.5 नंबर क्या होता है? ये 1.5 नंबर सब करता है, बताओ 1.5 नंबर क्या होगा? 1 नंबर आप जानते हो, 2 नंबर भी आप जानते हो, 1.5 नंबर क्या होगा? खैर मजाक कर रहा था। लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। तो यूरिनरी ब्लैडर में चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, चीज़ें मतलब वेस्ट प्रोडक्ट यूरिन के फॉर्म में। अब जब आपको अर्ज फील होगा तो यूरेथ्रा क्या करेगा? उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा। आपको फील होता है ना कि मेरे को 1 नंबर जाना है, फिर आप उस बाहर जाते हो, तो वही यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा के थ्रू आपका बॉडी से वो वेस्ट जो यूरिन है, जो पी है, वो बाहर चला जाएगा। आई होप यू गेट इट। देखिए एक ओवरव्यू हो गया। अब हम लोग आगे स्टार्ट से पढ़ते हैं। देखिए किडनी के बारे में डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको पढ़ाऊँगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। बट अभी फ़िलहाल हम लोग NCERT जो समझाने की कोशिश करें उसको हम लोग समझते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भैया मैं आपको कंफर्म 100% दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। जब तक हम हैं तब तक आप ज़्यादा ही पढ़ोगे, कम तो बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। तो देखिए जो किडनी है वो हम लोग का एब्डोमेन मतलब समझिए कि जो पीठ का जो नीचे वाला पार्ट है उसके यहाँ पे होता है, पेल्विक साइड पे। पेल्विक साइड मतलब समझ लो कि वो कमर का जहाँ पे 2 सॉकेट जॉइंट होता है ना, पैर का जो हड्डी जुड़ रहा होता है उसको बोलेंगे पेल्विक साइड। तो जो एब्डोमेन है वहाँ पे आइदर साइड मतलब दोनों तरफ, बैकबोन के दोनों तरफ वो हम लोग का किडनीज लोकेटेड होता है। अब देखो यूरिन जो किडनीज में प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर्स के पास होकर यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, जहाँ वो स्टोर होगा जब तक आपको फील नहीं होता कि आपको उसको रिलीज़ करना है। रिलीज़ कहाँ से होगा माय फ्रेंड? यूरेथ्रा। 2 किडनी 2 यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ और यूरेथ्रा से आउट हो गया। क्या आपको याद रहेगा पाएगा? नहीं याद है तो फिर से रिपीट कीजिए मेरे साथ।
क्या आप तैयार है रिपीट करने के लिए? याद आ रहा है कुछ? डोरा द एक्सप्लोरर। खैर जाने दीजिए, अगर नहीं याद आ रहा तो मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर होगा, एंड फिर जब वो पूरा फिल हो जाएगा तब आपको एक अर्ज फील होगा और वो आप बाहर निकाल लोगे। अच्छा ध्यान से सुनना, ये वॉलंटरी होगा कि इनवॉलंटरी? तो आप वॉलंटरी कह सकते हो, ऑब्वियसली कुछ हद तक तो रोक सकते हो ना आप उसको। क्यों होता है इसका लॉजिक सुनो। ये जो ब्लैडर होता है, मैं से तो ब्लैडर का पार्ट और आगे आएगा तो मैं सिखाऊंगा वहाँ पे, बट जो ब्लैडर होता है वो मसल से बना होता है। तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है ब्लैडर का, जिसकी वजह से आप रिलीज़ कर पा रहे हो अपना यूरिन, वो आपके नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। तो आप कुछ समय तक अपना यूरिन को रोक के रख सकते हो इन इमरजेंसी केसेस। मान लीजिए आपका बाथरूम ऑक्यूपाइड है, तो क्या अभी शुरू हो जाओगे? बिल्कुल नहीं, आप कंट्रोल करोगे ना जी, इसलिए तो आप एडल्ट हो। हाँ, बच्चा का जो वो ब्लैडर पे कंट्रोल होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, इसलिए बच्चा लोग अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाता, तो बेड वेटिंग का समय होता है उन लोग का। ठीक, बेड वेटिंग समझ लीजिए, अंग्रेजी वर्ड कुछ कुछ मैं लिखते जाऊँ तो आप थोड़ा इसको नोट कर लेंगे। बेड वेटिंग, जब हम लोग सब बच्चा थे ना तो हम लोग क्या करते थे, बिछावन पे ही शुरू हो जाते थे एक नंबर। वाई? सोचिए ऐसा क्यों होता होगा। पहला बात तो ये कि जो उन लोग का ब्लैडर कैपेसिटी है, ठीक, वो उन लोग का कम होता है। ब्लैडर कैपेसिटी मतलब समझो कि आप, हमारा जो किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट है, फिल्ट्रेशन नॉर्मली 110 से 140 लीटर का ब्लड हमेशा फिल्टर आउट होते रहता है। उसमें 1 से 2 लीटर वो वेस्ट फ्लूइड के तौर पे, यूरिन के तौर पे वो ब्लैडर में स्टोर होता है। ये नॉर्मल एडल्ट का बता रहा हूँ, बच्चे लोगों का कम होगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट होता क्या है कि फिर वो आप समझ लो कि उस तरीके से वहाँ पर रहेगा नहीं स्टोर्ड। जब वो उतना ब्लड कैपेसिटी कम है तो जैसे उसको ज़्यादा पानी मिलेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। और एक और दिक्कत है कि उन लोग का जो मसल पे कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल, बच्चे लोगों का उतना खास होता नहीं है, तो लोग वेट नहीं करेगा कि भाई मेरा 1 नंबर, अभी हम बाथरूम जाएंगे तब वहाँ रिलीज करेंगे। उन लोग का वो रिलीज़ हो जाता है अपने आप, बिकॉज उन लोग में हाथ में कंट्रोल नहीं है कि भाई क्या करें कैसे करें, तो उन लोग का हो जाता है। तो आपको डांटना ही नहीं है, समझना है कि दिस इज़ नेचुरल। पता चला कि आपका बच्चे के साथ ऐसा हुआ, बच्चा को दूल्हा बन घींच के मार दी बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आप बड़े हो गए हैं फिर भी ये सब सारा काम हो रहा है, दैट मीन्स फिर आपको एक मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, आप अपना चेकअप कराएं। ठीक, अच्छा चेकअप कराने कहाँ जाओगे? तो चेकअप कराने जाओगे आप एक यूरोलॉजिस्ट के पास। यूरोलॉजिस्ट क्यों भैया? एक ऐसा डॉक्टर जो यूरोलॉजी में डील करता हो, आपका यूरिनरी सिस्टम, यूरिनरी ट्रैक्ट, समझिए जितना भी मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, ये भी समझिए आप, ये दोनों सेम ही चीज़ है। चाहे आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलो, चाहे आप यूरिनरी सिस्टम बोलो। अच्छा, कुछ लोग इसको यूरिनरी ट्रैक्ट बोलते हैं, इसी यूरिनरी सिस्टम को कुछ लोग क्या बोलते हैं? यूरिनरी ट्रैक्ट। आप लोग में से बहुत सारे जानते होंगे कुछ लोग कि कुछ दोस्तों के साथ, आप अगर नहीं सुनते जानते हो तो कोई बात नहीं, मेरे साथ सीख लो। यूटीआई हो जाता है। व्हाट इज यूटीआई? यूपीआई नहीं बोल रहा हूँ कि आप फ़ोन पे करके यूपीआई कर दिए। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब उनका यूरिनरी ट्रैक्ट में किडनी से होता हुआ यूरेटर, यूरेटर से ब्लैडर, ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाएगा और बाहर निकलेगा। इस पूरे प्रोसेस में अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाएगा तो इसको बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, इस तरीके से और भी चीज़ें बीमारी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल किडनी में आपका किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, क्या होता है, वेस्ट छोटा क्या हो जाता है, ऐसे करके स्टोन्स बन जाता है। तो किडनी स्टोन का देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों का स्टोन वगैरह का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत ही बेहतरीन चीज़ सीख सकते हो। और भी डिजीज़ हैं जैसे हो रहा है किडनी फेलियर। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, ध्यान सुनते चले जाना अच्छे से। चलिए खैर, अभी के लिए इतना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, फिर मेरे को फील हुआ मैं फिर से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूँगा। लगातार ओवरडोज करूँगा इन्फॉर्मेशन का ना, तो आप बोर हो जाओगे, तो उसका ख्याल रखते हैं और हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपने ये देखा कि हम लोग यूरिन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आपको जानना चाहिए कि यूरिन प्रोड्यूस होता कैसे। तो देखिए क्या कहानी। नॉर्मली द पर्पस ऑफ मेकिंग यूरिन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट निकालना है। वेस्ट प्रोडक्ट जो ब्लड में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है। आप जानते हो कि CO2 का जो रिमूव हो जाता है, CO2 तो वेस्ट ही है ना बाबा। आप कौन सा गैस लेते हो? आप ऑक्सीजन गैस लेते हो, जो कि हमारा रिस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो जाके हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, इसलिए इसको रिस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। ये इन हुआ। और CO2 क्या करते हो आप? CO2 को बाहर कर देते हो, तो CO2 तो वेस्ट हो गया। लेकिन कैसा वेस्ट हुआ? गैसियस वेस्ट। वो कहाँ से रिमूव होगा? वो रिमूव होगा आपका लंग्स से।
लंग्स याद है ना, लंग्स के लिए कौन सा वर्ड आता था? पल्मोनोलॉजी, पल्मोनरी याद रहेगा, पल्मोनरी। हेपेटो वर्ड किसके लिए आता था? लीवर के लिए। बताइए कार्डियो वर्ड किसके लिए आएगा? बोलिए बोलिए, कार्डियो वर्ड हार्ट के लिए। रीनल वर्ड आपका ठीक है, किसके लिए आएगा? आप जानते हो रीनल वर्ड आएगा आपका किडनी से रिलेटेड। आई होप यू गेट इट। चलिए आगे सकते हैं। तो जैसे CO2 ब्लड से निकलता है लंग्स के माध्यम से, उसी तरह नाइट्रोजिनस वेस्ट जिसका नाम है यूरिया या फिर यूरिक एसिड। अब लोग ये यूरिया क्या होता है तो हम सिखाते हैं, टेंशन लेना है। यूरिया एक केमिकल है माय फ्रेंड। ऐसे तो आप जानते हो हम लोग का जो इंडिया में नॉर्मली, इंडिया क्या किसी भी सॉइल में जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माइक्रो, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, N नाइट्रोजन, P फास्फोरस, K पोटाशियम। मैंने कभी पहले भी बताया था नाइट्रोजन के लिए जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सॉइल को सप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज़ माय फ्रेंड यूरिया। P4 फास्फोरस, म्यूरेट ऑफ, आप इसको समझ लो डायमोनियम फॉस्फेट यूज़ करते हैं इसके लिए फर्टिलाइज़र। और K4 पोटाशियम, म्यूरेट ऑफ पोटाश यूज़ करते हैं। नॉर्मली हम लोग का देश में ज़्यादातर यूरिया एज ए फर्टिलाइजर यूज होता है, वही यूरिया यहाँ पे है। अब बोलोगे भैया जब वही यूरिया है तो फिर हम लोग 1 नंबर कर करके अपना खेत पूरा डोंट गेट दिस आइडिया माय फ्रेंड। देखिए जो यूरिया हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं वो अलग होता है, मतलब ऑब्वियसली जिस फॉर्म में यूज़ करना है वो फॉर्म चेंज है, ठीक है। यहाँ यूरिया डिज़ोल्व फॉर्म में है, यहाँ यूरिया के अलावा और भी वेस्ट चीज़ है, तो ध्यान से रख रखना, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी एम यूज़ करे जा रहे हैं, ठीक है। तो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है माय फ्रेंड? देखिए ध्यान सुनेगा, CH2 NH, एक मिनट आपको मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा गड़बड़ जाएगा। हाँ, इसका फॉर्मूला होता है Cu NH2, इधर भी होगा NH2, मतलब पूरा फॉर्मूला क्या बन गया यूरिया का? ध्यान सुनेगा, NH2 CO NH2, ये किसका फॉर्मूला हुआ? यूरिया का फॉर्मूला हुआ। ऐसे आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ताकि आपका तेजगिरी पूरा ब्रह्मांड में फैल सके कि हाँ भाई एक स्टूडेंट हुआ था जो सिर्फ किताबों को बात नहीं जानता था, वो एकदम पूरा डीप तक पढ़ता था। समझ रहे हो बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्या सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड, यूरिया से ही यूरिक एसिड बनेगा माय फ्रेंड? हाइड्रोजन वगैरह ऐड कर दोगे तो यूरिक एसिड बन जाएगा, ठीक। नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा एक और वेस्ट निकलता है, ध्यान से सुनते चले जाना अच्छे से। मैंने बोला कि नाइट्रोजनस वेस्ट के अलावा एक और वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का नाम है मसल वेस्ट। यानी आपकी मसल में जो वेस्ट क्रिएट हो जाता है उस मसल वेस्ट को हम लोग बोलते हैं क्रिएटिनिन। देखो अगर नाम आपको याद रखना है तो अच्छी बात है, नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप जान लो, 2-3 बार रिवाइज कर लेना ये वीडियो से तो क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? एक मसल वेस्ट भी रिलीज होता है जिसको बोलते हैं क्रिएटिनिन, ठीक है। तो ये सब आपका ब्लड से बाहर आ गया। अभी जो बाहर आया ये कहाँ हो रहा है? ये किडनी में हो रहा है। इसीलिए देखो जो बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होता है वो किडनीज़ में ही होता है। देखो कोई बोलेगा व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, तो बोलना पहले आपको मैं सिखाता हूँ। पहले आप जानते हो कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम का अगर एक यूनिट बोला जाए तो तुम बोलोगे कि क्या भैया? न्यूरॉन। क्या है भैया? न्यूरॉन। क्या है भैया? बोलिए न्यूरॉन। बहुत अच्छे। लेकिन अगर फिल्ट्रेशन सिस्टम का बेसिक यूनिट यानी किडनी का एक सिस्टम समझ लो, राइटिंग नोट करना प्लीज़, थोड़ा सा हाथ से लिख रहा हूँ इसलिए दिक्कत है, एन लिखना चाहता था। हाँ, क्या वर्ड है? नेफ्रॉन। क्या वर्ड है बताओ? किडनी का एक बेसिक यूनिट नेफ्रॉन। तो सिंगल जो बेसिक सेल होता है किडनी में, जो फिल्ट्रेशन का एक सिंगल सेल होता है, मल्टीपल नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं उसमें इन बिलियंस और ट्रिलियंस, वो नेफ्रॉन एक सिंगल यूनिट है फिल्ट्रेशन का, ठीक। तो नेफ्रॉन से बना किडनी और न्यूरॉन से बना सारे नर्वस सिस्टम, याद रहेगा आपको। न्यूरोलॉजी में आप क्या पढ़ोगे? नर्व्स के बारे में पढ़ोगे। नेफ्रोलॉजी में किसके बारे में पढ़ोगे? आप किडनी के बारे में पढ़ोगे। अब बोलोगे भैया आप बहुत सारा बता दिए, आप रीनल वर्ड किडनी से रिलेटेड बता दिए, आप नेफ्रॉन वर्ड किडनी से रिलेटेड बता दिए। तो हाँ ऑब्वियसली इंग्लिश में एक ही चीज़ के लिए अलग अलग डिफरेंट वर्ड्स होते हैं, उसको सिनोनियम से बोलते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप समझ लेना, कभी भी नेफ्रोलॉजी समझे तो समझना कि किडनी का कुछ स्टडीज़ हो रहा होगा, कभी रेनोलॉजी या फिर कभी यूरोलॉजी दिखे तो समझना यूरिनरी ट्रैक्ट का हो गया। क्लियर हो गया बात? डिफरेंसेस हैं वर्ड्स में, बट ओवरऑल आप समझ जाओ कि उस तरीके से चीज़ें काम करेगी। तो ये सब तो हम लोग का हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक 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 ठीक, जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होती जाएगी मैं आपको सिखाते चला जाऊँगा। जैसे किडनी में आपने देखा कि हमारे पास क्या था? क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज थे, या थे कैपिलरीज, आर्टरीज और वेन्स जहाँ मिलते थे उसको कैपिलरीज बोलते थे। उसी तरह यहाँ पे भी सेम चीज़ रहेगा, हर एक कैपिलरीज किडनी में क्लस्टर हो जाएगा और एक कप शेप कॉइल टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाता है। और कॉइल, ये जो कॉइल टाइप का स्ट्रक्चर तो बाउमन्स कैप्सूल,
अब बोलेंगे भैया बाउमेंस कैप्सूल क्या है, थोड़ा समझाइए। तो यहाँ देखिए मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए ये है बाउमेंस कैप्सूल, ये वाला दिख रहा है आपको बाउमेंस। बाउमेन कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस। कभी कभी आप इसको देखेंगे ग्लोमेरुलस ना लिखा हो, क्या लिखा होता है पता है, ग्लोमेरुली, RULI। बेसिकली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। बेसिकली जो फिल्ट्रेशन होता है, जो पूरा नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन होगा, फाइनल स्टेज का फिल्ट्रेशन अलग अलग स्टेजेस में होता है। आप फिल्ट्रेशन प्लांट जाके देखो तो उसमें अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग फिल्ट्रेशन होता है। तो जो फाइनल स्टेज का फिल्ट्रेशन होता है किडनी में, वो होता है ग्लोमेरुलस में, जिसको ग्लोमेरुली फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और ये कहाँ स्पेस्ड है, बाउमेंस कैप्सूल में स्पेस्ड है। और ये पूरा स्ट्रक्चर किस चीज़ का है माय फ्रेंड, ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। नेफ्रॉन का स्टडी को क्या बोलेंगे, नेफ्रोलॉजी बोलेंगे। नेफ्रॉन क्या है, सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ किडनी है। न्यूरॉन क्या था, सिंगल बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम था। आई होप यू गेट इट। ऑब्वियसली आप बहुत तेज़ है तो समझ तो जाओगे ही। तो इस तरह से मैंने बोला कि कैपिलरीज क्वाइल्ड फॉर्म में होते हैं, कहाँ होते हैं, बाउमेंस कैप्सूल में। बाउमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस था जो कि लास्ट स्टेज फिल्ट्रेशन का करता था। बाउमेंस कैप्सूल का और क्या फंक्शन है, वो फिल्ट्रेट कैप्चर करके रखता है। बोलेंगे भैया फिल्ट्रेट क्या होता है, देखिए ब्लड पास किए, ब्लड को जो पास करके आप निकाल दिए तो सारा जो प्योर ब्लड है वो तो बाहर फेंक दोगे, बाहर नहीं फेंकोगे ऑब्वियसली, क्या पागल हो आप, उसको वापस से बॉडी में भेज दोगे। तो उसके साथ जो वेस्ट मटेरियल मिलता है, जो छन के रह जाता है, छन के, उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। आप बोलोगे नहीं समझ में आया, चाय बनाया हो कभी, चाय बनाने के बाद जो चाय तो प्योर छान के दे देते हो फिर पी लेते हो, जो चाय छन्नी में बच जाता है दैट इज़ क्या, फिल्ट्रेट। उसको आप रखोगे कि फेंक दोगे क्योंकि वो वेस्ट है। उसी तरह ब्लड को जब फिल्टर कर लिए, उससे जो वेस्ट मिला उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। चलिए आगे बढ़ें। इस तरीके से आप देखो कि किडनी में बहुत तरीके के फिल्ट्रेशन यूनिट पड़े हुए हैं। नेफ्रॉन्स लार्ज नंबर, लैक्स एंड क्रोड्स के फॉर्म में होंगे, ठीक है। और इस तरीके से वो आपस में क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोज नीटेड टुगेदर होते हैं। आप उसको ऐसे समझना। सम स्टेप्स आर इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट मिला उसमें फिर भी कुछ ना कुछ आपको, जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड, याद है प्रोटीन का जो सिंगल मोस्ट यूनिट होता है, बेसिक यूनिट उसको क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। सॉल्ट्स हो गया या फिर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर, इससे वाटर वगैरह अभी आपको चाहिए कि भाई इसको वापस से हम लोग री एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब री एब्जॉर्ब क्यों करने का आवश्यकता है, क्योंकि देखिए ऐसा कहानी है कि वाटर में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाए जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो आपके बॉडी के बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोकेमिकल रिएक्शन, दुनिया भर का रिएक्शन हो रहा है आपका बॉडी में, ठीक है, तो वो सारे रिएक्शन आपके इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में ही होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज ओबियसली अगर आप उसको वापस से ले लोगे तो आप एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अमीनो एसिड, उससे आप प्रोटीन बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो उसको फेंक मत दो, उसको वापस से रीअब्जॉर्ब करने की आवश्यकता है, और वो रीअब्जॉर्ब फिर वापस से होगा, ठीक, प्रोसेसेस हैं वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगा, अच्छी बात है। अब बोलिए कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा भैया, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी में कितना एक्सेस वाटर पड़ा हुआ है और आपकी बॉडी को कितना एक्सेस वाटर की आवश्यकता है, एंड थिंग्स लाइक दैट। उस पर फिर डिपेंड करेगा कि हाँ कितना एब्जॉर्ब होगा, कितना एब्जॉर्ब नहीं होगा। देखिए ऐसा कहानी है कि मैंने तो बताया कि 110 से 140 लीटर के आसपास वो फिल्टर होता है, फिर 1 से 2 लीटर आपका यूरिन बनता है। और ऐसे नॉर्मली आप समझ लो कि 2 कप ऑफ जो चाय पीते हो, 2 कप ऑफ वाटर से आप ऐसे कर लो कि वो आपका यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहता है। जब भी आपको फील होता है तो आप अर्ज करते हो कि हाँ भाई, अर्ज वो अर्ज नहीं, सैर वाला अर्ज, आपको बॉडी अर्ज करता है कि भाई मेरे को जाना है। कहाँ जाना है आप जानते हो, 1 नंबर। एंड इन दैट केस फिर आप उसको रिलीज करते हो, कहाँ से, यूरेथ्रा से। तो देखिए यूरिनी कहाँ स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा जब तक आपका प्रेशर एक्सपेंडेड ब्लैडर। आप देखो कभी भी जब पूरा पानी पी लेते हो और वहाँ पर टच करना, ठीक है, एब्डोमेन पेल्विस एक्टिविटी में, तो आपको लगेगा कि वो थोड़ा सा कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म में। और जब फिर जब वो टॉयलेट चले जाते हो और वो रिलीज़ हो जाता है यूरिन, तब वो ब्लैडर फिर अपने नॉर्मल शेप में आ जाता है। तो वो जब ब्लैडर एक्सपैंड हो जाता है, मसल का बना हुआ है तो एक्सपैंड तो हो ही सकता है, हड्डी का तो नहीं बना हुआ है, अच्छी बात है। तो उस समय प्रेशर फील होगा, एंड प्रेशर फील होगा, फिर उसको आप पास आउट कर दोगे एंड वो बाहर निकल गया। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, ध्यान सुना है, देखो इसको कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर वो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। देखिए जो ब्लैडर है वो मस्कुलर का बना हुआ है, मसल का बना हुआ है, तो नर्वस कंट्रोल का अंदर होगा। और नर्वस कंट्रोल का होगा तो मैंने तो आपको बता ही दिया कि भैया वो फिर आप उसको अपने अथी से कंट्रोल कर सकते हो। आप अर्ज जो है ना उसको कंट्रोल कर सकते हो कि अगर अभी फील हो रहा है तो आप थोड़ा सा 5-10 मिनट रुक सकते हो। बट ध्यान रखना, कंट्रोल करके रखना इज़ नॉट हेल्दी, ठीक है।
हाँ, अदरवाइज़ अगर कोई इमरजेंसी केस है तब तो फिर आपको कंट्रोल करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप पब्लिक प्लेस में अभी थोड़ा स्टार्ट हो सकते हो भाई। लेकिन हाँ, आप तुरंत से तुरंत उस अर्ज को सुनो और उसको रिलीज़ करो, क्योंकि फिर अदरवाइज़ आप जानते हो यूटीआई हो सकता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, आपका ब्लैडर इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, एंड 100 तरह की बीमारियाँ। क्यों पालना है आपको? अच्छा तो लगता है। ठीक, तो अभी तो मैंने आपको एक चीज़ बताया था ना, मैंने अभी क्या बोला मैंने कि बेड वेटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाया आपको, कि लोग बचपन में ऐसा क्यों कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली इस बीमारी को मेडिकल टर्म में नॉकटर्नल एनुमेरेसिस बोलते हैं। नॉकटर्नल मतलब होता है रात, और एनुमेरेसिस मतलब आप समझो कि बेड वेटिंग। तो जो रात में एनुमेरेसिस बेड वेटिंग होता है वो ये होता है। बहुत सारे रीज़न है। देखिए, हमारे में एक हार्मोन होता है वैसोप्रेसिन, VASOPRESSIN। इग्नोर करना, सब कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, बट जानो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वैसोप्रेसिन हमारा यूरिन रात में क्या करता है, कंट्रोल करता है, ज़्यादा उतना अमाउंट में सिगरेट होने नहीं देता है। कुछ लोगों का ख़राब हो जाता है वो, एंड बिकॉज ऑफ दैट फिर आप समझ लो कि भैया दिक्कत है। समझ में आया? अच्छी बात। तो ये सारा चीज़ था। देखिए, ये स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, इसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। इसी के स्टडी को नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। अब चूँकि नेफ्रॉन सिंगल बेसिक यूनिट है किडनी का, तो जब हम लोग नेफ्रोलॉजी में नेफ्रॉन के बारे में पढ़ रहे होंगे तो हम लोग किडनी के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। तो फिर भैया यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी में क्या फ़र्क है? तो यूरोलॉजी पूरे यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टडी है, और नेफ्रोलॉजी सिर्फ नेफ्रॉन का स्टडी है, मतलब किडनी का स्टडी है। समझ में आया आपको? अच्छी बात है। हेपेटोलॉजी, कार्डियोलॉजी, पल्मोनोलॉजी, ये सब आप खुद पढ़ो कि इसका मतलब इसमें हम लोग किस ऑर्गन के बारे में स्टडी करते होंगे। ठीक है। साइटोलॉजी किसके बारे में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी किसके बारे में स्टडी करते हैं, सब जाओ पता करो, गूगल, भैया, भाभी, यूट्यूब, जिससे पूछना है पूछो, पता करो। आपका जो माइंड होगा ना वो ग्रो करेगा। अच्छी बात है। जब यहाँ तक पढ़ लिए हैं बाबा, तो आगे करें। चलिए करते हैं आगे। ओके, हमारे पास अभी है समय। हाँ जी, है समय। थोड़ा ये भी देखना पड़ता है। पता चला ऑफिस का टाइम हो गया, सारे ऑफिसर पहुंच गए और मैं ही लेट हो गया। तो इसको मैं फिनिश कर लेता हूँ जल्दी, और फिर ये टॉपिक फिनिश करके ही जाऊँगा। अगर प्रॉमिस करा है कि फिनिश होगा तो फिनिश होगा। व्हाट आई प्रॉमिस आई मस्ट फुलफिल दैट, ऑब्वियसली यू नो दैट। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो हम लोग अब सीखेंगे आर्टिफिशियल किडनी के बारे में। देखिए, क्या होता है कि कभी कभी किसी का किडनी फेलियर हो जाता है, या फिर कभी कभी आप देखेंगे, अगर थोड़ा वो संध्या राठी किसमें थी, हाँ, इसमें वो IPS बनती है, तो उसकी भाभो को गोली लग जाता है। कहाँ लगता है? किडनी शॉट लगता है, उसकी वजह से किडनी ख़राब हो जाता है। तो फिर वो संध्या राठी क्या करती है, अपना किडनी डोनेट कर देती है। तो देखिए, जो कॉन्सेप्ट है डोनेशन का, एक होता है ऑर्गन डोनर। तो एक बंदा ऑर्गन डोनेट कर सकता है, तो देखिए वो किडनी अपना डोनेट की, मतलब आप एक किडनी पे सर्वाइव कर सकते हो। एक हेल्दी किडनी होनी चाहिए, अनहेल्दी नहीं। और अपना एक किडनी किसी ऐसे बंदे को दे सकते हो जिसके पास किडनी नहीं। ठीक है। अच्छा, आप प्रेमानंद महाराज के बारे में जानते हो, तो उनके पास दोनों किडनी नहीं है। अब बोले भैया उनके पास दोनों किडनी नहीं है, तो फिर वो कैसे, उनको कोई डोनेट किया? नहीं, कोई डोनेट नहीं किया, फिर भी जिंदा है। फिर कैसे जिंदा है, तो वो मैं बताऊँगा। अभी फ़िलहाल हम लोग भाभो के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाभो का एक किडनी ख़राब हो गया और दूसरा किडनी भी थोड़ा सा दिक्कत हो गया, तो उसको एक किडनी की आवश्यकता है। तो उसकी बहू, संस्कारी बहू, उसको एक किडनी डोनेट करेगी। तो संध्या राठी यहाँ पे ऑर्गन डोनर हुई और भाभो यहाँ रिसिपिएंट हुई। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। संध्या राठी का, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अच्छे से ले आऊँ इधर साइड, हाँ यहाँ लिखूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। संध्या राठी का एक किडनी को वहाँ से कट कर लिया गया उसका बॉडी से। अभी जो कट कर लिया गया उसके लिए ऑपरेशन होगा, उस ऑपरेशन को बोलते हैं नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी स्पेलिंग देख लेना, NEPHA। अच्छा, ऊपर लिखूँ थोड़ा सा, तब समझ में आएगा क्या बोल लिखा मैंने, नेफ्रेक्टोमी। नेफ्रेक्टोमी ऑपरेशन कब होता है? जब आपको एक किडनी वहाँ से कहीं से निकाल के, ऑब्वियसली जो ऑर्गन डोनेट करा उसका बॉडी से निकाल के आप दूसरी जगह लगाओगे। ये सब में पूरा मेडिकल कॉम्प्लिसिटीज़ होते हैं, वो अभी फ़िलहाल आप इग्नोर करोगे। अभी तो आप बस पैदा हुए बायोलॉजी में, तो वो सब बता के मैं आपको डराऊँगा नहीं। ठीक, तो इस तरीके से ये एक तरीका है। अगर आपका किडनी फेल होता है तो आप किसी ऑर्गन डोनर से आप एक किडनी उसे मांग सकते हो। दोनों किडनी मत मांगना, बेचारा मर जाएगा, फिर उसको किसी डोनेशन का जरूरत पड़ेगा। ठीक, लेकिन अगर दोनों ख़राब हो गए और कोई मिल भी नहीं रहा है, तो आपके पास तरीका है डायलिसिस। याद है प्रेमानंद महाराज, येलो कलर के बाबा हैं,
ओनली बाबा जिसको आप फॉलो कर सकते हो, बाकी सारे बाबा तो फ्रॉड हैं। तो उनकी बातें सुना करो, वेरी नॉलेजेबल पर्सन, सही में उनको भागवत धर्म का नॉलेज है तो आप फॉलो करो। खैर मैं उनका नाम क्यों लिया, क्योंकि उनकी दोनों किडनी फेल है और फिर भी जिंदा है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि डॉक्टर ने बोला कि भैया आप इतना ज़िंदा नहीं रह पाओगे, बट कृष्णा का चमत्कार समझो आप कि वो अपने भक्त को हेल्प करते हैं। तो वो एक्चुअली ऐसा नहीं कि फिर एम ही जिंदा है, साइंस भी हेल्प कर रहा है, सिर्फ कृष्णा हेल्प नहीं करते। सिर्फ कृष्णा के भरोसे रहोगे तो भीतरे चले जाओगे। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वो डायलिसिस पे जिंदा, ठीक है। अब डायलिसिस क्या होता है समझ लो। मेन चीज़, डायलिसिस आपको एक तरह का आर्टिफिशियल किडनी प्रोवाइड कर देता है। आर्टिफिशियल किडनी में ऐसा नहीं है कि ऑर्गन्स फिट हो जाएगा, नहीं। आप हमेशा हर सप्ताह क्या जाओगे, किडनी मतलब जो प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड है वो करवाओगे अपना जाके, ठीक है। वहाँ पे सेटअप लगा होता है, कैसा होता है सेटअप, हम लोग सीखेंगे सब कुछ। तो एक चीज़ जानते हो कि किडनी जो है वो सर्वाइवल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, अच्छी बात है। उसी तरह उसके सारा जो किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, सारे में इन्फेक्शंस होने की संभावना है। उसी तरह किडनी में भी इन्फेक्शन होने की संभावना है। मैंने आपको कुछ बीमारियाँ बताई ना, किडनी स्टोन, फिर मैंने बताया आपको किडनी फेलियर, फिर आपको मैंने बताया कि आपको मान लीजिए किडनी में इंजरी हो गया, जो चोट लग गया था भावों को, एंड थिंग्स लाइक दैट। उसकी वजह से होता है क्या है कि उसका किडनी का एक्टिविटी इम्पैक्ट पड़ने लगता है। अब इस तरीके से आपका बॉडी में जो वेस्ट है, प्योर तो कर नहीं पाएगा क्योंकि किडनी में ही फिल्ट्रेशन होता था। तो जो पॉइजनस वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स हैं, याद रखिए पॉइजनस वेस्ट के लिए जो वक्त आता है वो है टॉक्सिन्स, TOXINS। ये जो टॉक्सिन है वो अकोमुलेट होते जाएंगे, और इतना सारा वेट अगर आपका वेस्ट अकोमुलेट होके आपके लिए जहर का काम करेगा, और जहर आपको क्या करता है, जीवन देता है कि मौत, तो ऑब्वियसली मौत, तो आप मर जाओगे, ठीक। तो अगर आप नहीं चाहते हो वो केस आपके साथ हो, तो आप क्या करो, एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ कर सकते हो। आर्टिफिशियल किडनी क्या है, हीमोडायलिसिस। क्या होता है हीमोडायलिसिस, कैसे करते हैं वो हम लोग सब सीखेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। एक आर्टिफिशियल किडनी एक सेटअप होती है जिससे आप अपना बॉडी वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, मसल वेस्ट, जो किडनी काम करता था वही काम करवा सकते हो। महंगा होगा, बहुत अच्छा खासा पैसा लगेगा। प्रेमानंद जी महाराज, कृष्ण भगवान का कथा सुना के पैसा है उनके पास, और ऑब्वियसली उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो अगर पैसा नहीं हो तो वो फंड कर सकते हैं। तो आपके पास अगर पैसा है तभी आप ये डायलिसिस करवा सकते हो। हर सप्ताह लाखों रुपया लगेगा, देख लो। आप गरीब हो तो निकल लो ऐसे ही, और अमीर हो तो करवाओ भाई। तो खैर आर्टिफिशियल किडनी में होता है क्या है, अब रुको इसको मैं आपको फिगर ही दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर लगेगा आपको। देखिए एक बहुत सारे ट्यूब्स यहाँ पे लगे हुए हैं ना, ट्यूब्स। ये जो ट्यूब है उसमें एक डायलिसिंग सॉल्यूशन, ये जो येलो येलो करके दिया वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन है। डायलाइजिंग सॉल्यूशन आप समझ लो कि प्योर जो बॉडी फ्यूल होता है ना हम लोग का, ब्लड फ्लूइड उसी तरह से होता है, बट फ़र्क इतना सा है कि उसमें वेस्ट नहीं है। तो जब हम लोग का खून यहाँ से जाके इस डायलाइजिंग सॉल्यूशन से निकलता है, तो इससे क्या होता है कि डिफ्यूजन के माध्यम से जितना भी वेस्ट होता है वो डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। और जो फ्रेश है वो वापस हम लोग यहाँ पे फेंक दिए, और यहाँ से वापस हम लोग का बॉडी में चल जाएगा। ये देखिए इम्प्योर गया और यहाँ से प्योर होके ब्लड वापस जा रहा है, और जितना भी वेस्ट है वो कहाँ आ गया, डायलाइजिंग सॉल्यूशन में आ गया। बोले इतना सिंपल होता है, इतना सिंपल नहीं है, मैं आपको सिंपल करके बता रहा हूँ। अब बोले नहीं भैया पूरा कॉम्प्लेक्स चीज़ ही बताओ, तो मैं यही बोलूँगा कि देखिए हर एक एज में आपका दिमाग उस चीज़ को लेने के लिए तैयार होता है। अभी आप 10th क्लास में हो, फिलहाल अभी आप इतना समझो। बोले कि नहीं भैया आप तो बोलते थे कि पूरा दम अपने आप को खोल दो, अच्छी बात है, बट आप उसमें चांसेस क्या होते हैं भटकने के, आपको वापस टॉपिक पे आके कवर करके कंप्लीट करना है। तो चलिए खैर आगे बढ़े। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ो, कोई तकलीफ़ होगा नहीं। तकलीफ़ होगा तो यहाँ तो उसकी उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए हम हैं। टाइम थोड़ा देख ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को टाइम के रहते हुए फिनिश करना है। तो देखिए यही कहानी है, लिखा हुआ कि जब भी पूरा घुमा घूमी होगा इस पूरे सेटअप में, जो अपना आर्टिफिशियल किडनी है, हीमोडायलिस्टिक सिस्टम जो बना के रखे हम लोग, वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूज़न के माध्यम से डायलिसिंग फ्लूइड में चला जाएगा, ठीक। जो प्योरीफाइड ब्लड है, जो प्योर ब्लड है, उसको वापस से आप पेशेंट, आप बोलोगे भैया पेशेंट क्यों बोल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग बोलना चाहिए। अरे बाबा तुम्हारा किडनी ख़राब है, तुम अपने आप को हेल्दी ह्यूमन बीइंग बोलोगे, अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग बोलोगे, ऑब्वियसली अनहेल्दी ह्यूमन बीइंग बोलोगे, तो इसीलिए पेशेंट बोला जा रहा है, ठीक। तो इसी तरह से अब देखो किडनी का क्या काम था, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड, और ये सेटअप क्या कर रहा है, प्योरीफिकेशन ऑफ ब्लड। तो इसीलिए इसको हम लोग बोल रहे हैं आर्टिफिशियल किडनी, क्योंकि भगवान का किडनी तो तुम ख़राब करके बैठे हो। तो भैया जब आदमी बनाया है तो आदमी का कुछ भी बनाया हुआ चीज़ क्या कहलाता है, मैन मेड और आर्टिफिशियल।
अच्छा, ये आदमी का बनाया चीज़ क्या कर रहा है? किडनी का काम कर रहा है। सो दिस इज़ आर्टिफिशियल किडनी। चलिए एक बात बताओ, आप मेरे को बात बताओ, जब आर्टिफिशियल सिल्क का बारी आता है, आर्टिफिशियल सिल्क, देखो 2 तरह के फाइबर होते हैं। अब बोलो ऐसा क्यों जिक्र आ गया? अरे भाई रिलेट हुआ बट तो पूछ ले रहा हूँ। 2 तरह के फाइबर होते हैं, एक नेचुरल फाइबर और एक आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल फाइबर नेचर से द्वारा बना होता है, आर्टिफिशियल फाइबर आदमी बनाते हैं। तो देखो गौर करोगे तुम कि जो सिल्क होता है, सिल्क की साड़ी होती है ना, वो सिल्क वॉर्म जो मलबरी लिप्स पे जिंदा रहती है खाते खाते, उनके द्वारा बनाया गया होता है नेचुरल तरीके से। अगर आप आर्टिफिशियली बनाते हो, जिस किस फाइबर को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन। आप खोजिए भैया भाभी, यूट्यूब गूगल सब जगह से पूछिए और हमको बताइए अगला वीडियो में। तो इस तरीके से हम लोग अब आगे देखते हैं कि फंक्शन का जो किडनी का फंक्शन है वो ये सेटअप कर लेता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इसे रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। याद है वहाँ पे किडनी का, ऑब्वियसली तुम यार आर्टिफिशियल कुछ बनाओगे तो क्या 100% मिमिक कर पाओगे? नेचुरल चीज़ नेचुरल होता है, ठीक। तो कितनों आर्टिफिशियल लिफाफा कर लो, कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, अच्छी बात है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो होता था इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का, जैसे आप समझ लो ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जो मैंने बताया, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, वाटर का जो रीअब्जॉर्प्शन होता था, वो सब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक ठीक, बढ़िया बात है। देखो इनिशियल फिल्ट्रेशन जो होता है वो 180 लीटर का होता है डेली। देखो ये सब फैक्ट्स कहीं आगे पीछे 10-15 लीटर आगे पीछे होते रहते हैं, उसको इग्नोर करना, ठीक है। मेन चीज़ है कॉन्सेप्ट समझना, उस पर फोकस करो। तो जो वॉल्यूम हम लोग एक्चुअली एक्सक्रीट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं, वो सिर्फ 1 लीटर या 2 लीटर होता है, जो मैंने बताया था। क्योंकि बाकी जो रिमेनिंग फिल्ट्रेट है उसको वापस जो किडनी होती है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। किडनी, हेल्दी किडनी के बारे में बात रहा है, नॉट अनहेल्दी किडनी के बारे में। तो ये था हीमोडायलिसिस, जिसके बारे में बनाया प्रेमानंद जी महाराज दोनों किडनी फेल होने के बावजूद कैसे जिंदा है। चमत्कार है, चमत्कार घंटा नहीं है, पैसा है उनके पीछे। पैसा से वो हर सप्ताह अपना डायलिसिस करवाते हैं और उसी के पीछे वो जिंदा है। अगर उनका डायलिसिस रोक दिया जाए तो फिर देखते हैं कौन चमत्कार होता है। थिंक इज इट कि यस, कृष्णा हेल्प्स हिज भक्ट्स, ठीक है। अगर आप सच्चे भक्त हो, मन से मानते हो भगवान को, तो कान्हा आएंगे हेल्प करने के लिए। बट कान्हा ऐसा नहीं है कि आप एकदम पूरा स्थूल रूप में बैठ गए हो और कान्हा आपको उठा के ले जाएंगे, कान्हा आपके लिए किडनी का काम कर देंगे, कान्हा आपका हार्ट का काम कर देंगे। ये सब रोमांटिक बातें सिर्फ कहने के लिए और बोलने के लिए होती हैं। असली चीज़ आपको ऑन द फील्ड सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। अगर आपका किडनी फेलियर है तो भैया पैसा कमाओ, ठीक है, और हर सप्ताह डायलिसिस करवाओ, तब जिंदा रहोगे, नहीं तो बितरे जाओगे। क्योंकि भैया यू नो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कान्हा हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो खुद की हेल्प करो। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो, याद करो, तब आपका बढ़िया नंबर आएगा। ऐसे नहीं कि भगवान यार प्लीज़ इस बार मेरे को पास कर दो, अगले बार से पढ़ लेंगे, अगला बार फिर यही क्वेश्चन रिपीट करें कि भगवान प्लीज़ यार मेरे को इस बार पास कर दो, फिर हम अगले बार से पढ़ेंगे। ऐसा भद्दा मजाक भगवान के साथ नहीं चलेगा हर बार। चलिए खैर, कुछ लास्ट चीज़ें हम लोग को बची हुई हैं, उसको हम लोग फिनिश करते हैं एंड फिर इसको रैप अप कर देंगे। ओके, 10 मिनट मेरे पास बचा हुआ है, तो 10 मिनट में हम लोग फिनिश करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग अभी पढ़ेंगे ऑर्गन डोनेशन के। अच्छा, ऑर्गन डोनेशन को लास्ट में पढ़ेंगे, हम लोग एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्लांट्स में भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, बहुत सारे टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। आप जानते होंगे कि CO2 है, आप जानते होंगे कि और भी वेस्ट प्रोडक्ट समझ लो कि जो नाइट्रोजन लिया है वो नाइट्रोजन नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में, उसको भी तो निकालना है, तो वो निकलेगा। इसके अलावा आप समझ लो कि एक्सेस वाटर है, वो भी तो वेस्ट है, उसको भी निकालना है। तो इस तरीके से, अच्छा बताओ, प्लांट के केस में जो ऑक्सीजन है वो वेस्ट होगा कि यूजफुल सब्सटेंस होगा? तो ऑक्सीजन एक ऐसा चीज़ है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा चीज़ है प्लांट के केस में, ऑक्सीजन दोनों यूज़फुल भी है और वेस्टफुल भी है। तो बोले भैया यूज़फुल कब और वेस्ट कब होगा? तो मैं बताता हूँ। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का लेना होता है और ऑक्सीजन का देना होता है। क्या हम लोग ये काम करते हैं? हम लोग ये काम नहीं करेंगे, ये काम हम लोग नहीं करते। तो ऑक्सीजन जब तुम इनटेक करते हो तो दैट इज़ रिस्पिरेशन, और ऑक्सीजन तुम जब बाहर निकाल रहे हो तो दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। और ये काम कर रहा है हमारा प्लांट नॉर्मली दिन में 2 प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है रिस्पिरेशन।
फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों के केस में आप कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हो और कौन सा प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपका वो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट होगा और या फिर आपका यूज़फुल प्रोडक्ट होगा। तो अगर आप रिस्पिरेशन कर रहे हो तो यूज़फुल प्रोडक्ट है, और अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हो तो आपका वेस्टफुल प्रोडक्ट है। यही सब यहाँ पे बात लिखा हुआ है। आराम से खुद थोड़ा अंग्रेजी पढ़ने होने का। ओ भाई, इसको इधर साइड कभी कभी गलत चीज़ टिपा जाता है, इसलिए इसको मैं ऐसे घुमा लेता तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग समझ लिए। उसके अलावा ये तो गैसियस वेस्ट हो गया। हमारे पास एक फ्लूइड वेस्ट भी है। फ्लूइड वेस्ट के तौर पे आता है एक्सेस वाटर, एंड यू नो दैट व्हाट इज़ द रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर कॉल्ड? रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन CO2 के रिमूवल के लिए क्या करेगा? जब जो प्लांट का पार्ट एयर के कांटेक्ट में है वहाँ एक प्रोसेस होगा, एंड उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूज़न। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जिस तरह से हम लोग वेस्ट प्रोडक्ट या फिर इनटेक ऑफ फूड वगैरह कर देते हैं डिफ्यूजन का माध्यम से, उसी तरह हम लोग यहाँ पे वेस्ट भी निकाल लेंगे। लेकिन जैसे हवा का ऊपर देखोगे आप लोग, लिप्स जो है वो हवा के साथ कांटेक्ट में है, तो लिप्स में एक चीज़ होता है जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, उसका नाम है स्टोमाटा। और यही नहीं, स्टोमाटा का एक और काम है, वो ट्रांसपिरेशन में भी हेल्प करता है। याद है इवेपोट्रांसपिरेशन? इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन साथ में होता है, उसको बोलते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। तो स्टोमाटा हेल्प करता है। क्या यही होता है सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेज? और कहीं नहीं, स्टीम वगैरह में नहीं, स्टीम में भी होता है। स्टीम में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसको बोलते हैं लेंटिकल्स, LENTICLES। लेंटिकल्स के माध्यम से भी ये होता है। अच्छा, कहीं और से भी क्या फूड वगैरह वेस्ट रिमूव होता है? हाँ, और भी तरीके हैं। जैसे यहाँ पर आप समझो कि लिप्स वगैरह में बहुत सारा वेस्ट क्या होता है कि आप उसमें स्टोर करके रख देते हो, और जब लिप्स गिरती हैं, द फॉलिंग ऑफ द लिप्स, विल्टिंग ऑफ द लिप्स, जब वो न्यू लिप्स नीचे गिर जाएंगे, डेड हो जाएंगे, तो वेस्ट भी उससे क्या हो गया? रिमूव हो गया। वाह भैया वाह। अच्छा, और बताओ। देखोगे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनकी स्टीम ग्रीन होते हैं नॉर्मली। ऐसे समझिए, ये जो स्टीम है वो नॉर्मली ग्रीन होते हैं, जो न्यू प्लांट्स होते हैं, जो नए अभी बने हैं। बट जो बहुत पुराने प्लांट्स होते हैं उनकी स्टीम का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है? नहीं, उनकी स्टीम का कलर होता है ब्राउन। दैट मीन्स कि जो पुराना डेड सेल है ना, जितना भी वेस्ट है ना, वो वहाँ जम गया है, बार्क ऑफ द ट्री में जाके जम गया है। तो जब भी आप निकालोगे तो वो सारे डेड सेल्स अपने सारे बॉडी वेस्ट वगैरह, प्लांट वेस्ट को लेके निकल जाएंगे। और यही सारा चीज़ यहाँ पे आराम से लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है, वो है वैक्यूल्स के बारे में। तो देखिए, सेल में जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बोलते हैं वैक्यूल्स। और वैक्यूल क्या करता है? टेम्परेरी बेसिस पे वेस्ट प्रोडक्ट को अपने आप में स्टोर करके रखता है, एंड फिर वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि फिर हर एक वेस्ट आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। कुछ वेस्ट चीज़ का, जैसे प्लांट वेस्ट के तौर पे आपको मिलेगा रेजिन्स, ठीक है, या फिर गम्स, जो कि ओल्ड जाइलम टिश्यूज में स्टोर रहता है, उसका आप यूज़ करते हो। जो गम बनाते हो, जो फेविक्विक और जो बनाते हो, जो चिपकाने वगैरह भी यूज होता है एडहेसिव के फॉर्म में, वो सब कहाँ से आता है? वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, प्लांट वेस्ट ही है, आप उसी का यूज़ कर रहे हो। तो दिस इज़ द कहानी माय फ्रेंड। ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। प्लांट वेस्ट एक्सक्रीशन प्लांट में ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था नहीं, तो इसमें हम लोग को ज़्यादा इसमें मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जितना था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। बाकी आप अच्छे से इसको सिर्फ रिवाइज़ कर लेना मल्टीपल टाइम्स, चीज़ें आराम से आपके दिमाग में छप जाएंगी। एक लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी हो गया है, ज़्यादा दिन मैं यहाँ पे रुक भी नहीं पाऊँगा। तो लेट्स थिंक इट ओवर। क्या सोचना है भाई? सोचना है हम लोग को ऑर्गन डोनेशन के बारे में। देखिए, ऑर्गन डोनेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऑब्वियसली अभी मत डोनेट करने चले जाना, जब मर मुरा जाओ, तो जब आप डेथ हो जाता है बॉडी का, तो उसके नेक्स्ट 1 से 2-3 घंटे में आप ऐसे विल लिखवा सकते हो, अभी जब जिंदा हो, कि मेरे मरने के बाद मेरा ऑर्गन अगर हेल्दी कंडीशन में रहता है, ऑब्वियसली हेल्दी कंडीशन में ही डोनेट करना चाहिए, अनहेल्दी ऑर्गन डोनेट करके क्या ही कर लोगे, तो ऑर्गन डोनेट करवाया जा सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑर्गन डोनेशन। जेनरस एक्ट, बड़ा पुण्य का काम है, ठीक है। किसी के लिए आप भगवान बन सकते हो। सोचो किसी का अगर किडनी खराब है और आपका किडनी आप निकल लिए इस दुनिया से, तो आपका हेल्दी किडनी अभी काम आ जाएगा किसी के।
अभी जो जिंदा है इस थी में अनहेल्दी किडनी के साथ, उसका अनहेल्दी किडनी को हटा दिया जाएगा। याद है ना कौन सा ऑपरेशन? नेफ्रेक्टॉमी। फिर से लिखूँ एक वर्ड, ऑपरेशन का नाम है नेफ्रेक्टॉमी। नेफ्रेक्टॉमी ऑपरेशन से उसका किडनी को कट करके एक हेल्दी किडनी वहाँ लगा दिया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट होगा क्या कि भैया उसका बल्ले बल्ले और आपका क्या, आप तो निकल ही लिए, लेकिन आपके नाम पे बेचारा वो हमेशा बोलेगा चलो भैया अच्छे आदमी थे, हमको जब गए तो बाकी लोग को अपना बाल बच्चा को तो ज़मीन जायदाद दी है और हमको वो किडनी दी है कम से कम। खैर, तो इस तरीके से आप डोनेट कर सकते हो। डोनर, अच्छा, जब आप डोनेट करते हो तो उसमें कंसेंट लेना बहुत ज़रूरी है। पता चला कि भैया ऐसे आपके बिना कंसेंट के ही आपका सारा, आप गए हॉस्पिटल में चेकअप कराने और पता चला कि कुछ निकला नहीं, बीमारी मारी तो कुछ नहीं निकला, किडनी हार्ट ये सब निकाल लिया गया, तो इस बैड ना। इसीलिए कंसेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एज, कोई भी जेंडर हो, कोई भी आप ऑर्गन या टिश्यू डोनर बन सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप बच्चा हो तब तो नहीं, उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे भारत सरकार ने बना के रखे, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। आपके पास मौका है भगवान बनने का, किसी के लाइफ को बचाने का। ठीक है, अच्छा, एक बंदे से दूसरे बंदे में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, इस प्रोसेस को ट्रांसप्लांटेशन बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसप्लांट से जो प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी है कि जो रिसिपेंट ऑर्गन है वो डैमेज हो या फेल्ड हो। अब ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे दो आप किडनी पड़ गई कि नहीं भाई ये को हम रखेंगे अपना, क्या बोलते हैं, बैकअप के तौर पे। ऐसा नहीं होता। अगर आपका किडनी पहले से ख़राब है, डैमेज है, तभी आप उसको हटा के दूसरी जगह लगा, मतलब दूसरा किडनी लगा सकते हो, हेल्दी किडनी। और ये पूरा सर्जिकल ऑपरेशन वगैरह होगा जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और ये भी चेक करना होता है कि ये किडनी मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत बार क्या होता है कि ट्रांसप्लांटेशन कर देने के बाद किडनी जो नए बॉडी में जाएगा उससे एडजस्ट ही नहीं होता, वो और ख़तरनाक है। तो इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स मेडिकल सर्जरीज रिक्वायर्ड होती है उसमें। आगे आपको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता उसमें अभी फ़िलहाल नहीं है, आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे उसके बारे में। जो नॉर्मल ट्रांसप्लांटेशंस मार्केट में भी अवेलेबल है, जैसे वो होता है वो है कॉर्निया। जब मतलब टेक्नोलॉजी भी तो होना चाहिए उस हिसाब से, जैसे हार्ट ट्रांसप्लांट, ब्रेन ट्रांसप्लांट, ये सब ट्रांसप्लांट ऐसा ट्रांसप्लांट है जिसके बारे में अभी टेक्नोलॉजी उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर केसेस होंगे। ठीक है, मतलब आप समझ लो कि आपका पोता लोग का इसमें शायद आ जाए। चलिए खैर, तो कॉर्नियाज का ट्रांसप्लांट हो सकता है। आँख का जो बाहरी वाला एरिया है, जो आउटर सरफेस है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। किडनी का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। हार्ट, लीवर, पैंक्रियाज, लंग्स, इंटेस्टाइन, बोन मैरो, इस सब का ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। अच्छा, बोन मैरो याद आ रहा है आपको? बोन मैरो ही वही जगह है जहाँ पे ये जितने भी सेल हैं, RBC, WBC सब बनते हैं। अच्छा, बोन मैरो के बारे में एक और मैं बता दूँ इंटरेस्टिंग केस, कि अगर आप ये फिल्म देखे होंगे और देखे ही होंगे, हमको पता है, क्रिस 3 में जो काल होता है, वो काल कौन सा ट्रांसप्लांट के बारे में बात कर रहा होता है? पूरा फिल्म किसके कॉन्सेंट्रेट है? काल पूरा पैरालाइड है, किससे वो ठीक हो जाएगा? बोन मैरो ट्रांसप्लांट से ठीक हो जाएगा। तो फिर कहाँ रोहित मेहरा का बोन मैरो से वो ट्रांसप्लांट करता है। तो इस तरीके से आप देख चुके हो। अच्छा, जब भी आपको ऑर्गन और टिश्यू डोनेट करना है तो आप तुरंत अपने मरने के बाद, जब आपको जो डॉक्टर है वो ब्रेन डेड घोषित कर चुका है, ब्रेन डेड मतलब कि आपका दिमाग मर चुका है। जब तक आपका दिमाग नहीं, बेसिक बात ये है कि जब आप मरते हो ना तो फिर भी दिमाग आपका 2 से 3 दिन ज़्यादा बोल दिए, कुछ समय तक चलते रहता है। ठीक, तो वो ब्रेन डेड जब आप घोषित हो जाते हो तो उसके कुछ चंद घंटे या फिर समझ लो कि 3 से 4 घंटे के दौरान आप अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। क्या क्या डोनेट कर सकते हो हम लोग बात कर ही चुके हैं, किडनी, हार्ट, लीवर, दुनिया भर का चीज़। एंड इस तरीके से आप तो निकल लिए, लेकिन किसी के लिए भगवान बन के निकल लिए। तो भगवान बनना अच्छी बात होती है और आप सबको समझाइए कि हाँ, ऑर्गन डोनेशन करना ये अच्छी बात है, वेरी गुड। और आप खुद भी कीजिए, अभी नहीं, जब जिंदा है तब नहीं। पता चला कि दूसरे के भगवान के बनने के चक्कर में खुद ही निकल लिए। तो खैर, अब बताओ कि स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, कुछ क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूँ एंड फिर बाकी तो आप होशियार हैं वो कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर है, फंक्शनिंग कैसे होगा? देखिए, स्ट्रक्चर तो मैंने बता ही दिया था कि उसमें बाउमेंस कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलस होता है, वो सारे मिल के क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं। कैसे करते हैं उसको मैं आपको बताना है कि नेफ्रॉन्स इज द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। इट filters the blood, takes out the nitrogenous waste and muscle waste stored in the Bowman's capsule। यही सब आपको मेंशन करके अपने आंसर
खूबसूरत से बना लेना है, अच्छी बात है। व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड बाय प्लांट्स टू गेट रीड ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स। प्लांट्स का क्या क्या मैंने बता दिया, आपको तरीका याद है। पहले तो आप बताओगे कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा के माध्यम से, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर स्टोमाटा के माध्यम से, फिर आप बताओगे लेंटिकल्स के बारे में स्टीम में, फिर आप बताओगे कि किस तरह से विल्टिंग ऑफ ट्री होता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स होता है जिसमें वो वेस्ट पड़ा होता है, विल्टिंग ऑफ वेस्ट मतलब मुरझाना, फिर फॉलिंग ऑफ लीव्स भी बता सकते हो। फिर लास्ट में आप बताओ कि बार्क ऑफ द ट्री में डेड जाइलम टिश्यूज़ में वो स्टोर रहता है। तो ये सारी चीज़ मेंशन करो, आपका काम हो जाएगा। हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेटेड। अमाउंट ऑफ यूरिन को कैसे रेगुलेट करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी वाटर इंटेक कितना है। वो डिपेंड करता है, मैंने बताया कि एक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। और फिर आप बताओगे नेफ्रॉन्स के बारे में, और फिर आप बताओ किडनी के बारे में, किस तरीके से वो उसको फिल्टर करता है। तो ये सारी चीज़ से आपको एक खूबसूरत सेंसर बनाना है। दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर एंड हमारे पास समय की समाप्ति की घोषणा हो जा रही है, तो हम लोग यहीं तक रोकेंगे इसको। और आगे का चीज़ हम लोग मैं बताऊंगा कि आगे हम लोग क्या टेकअप करने वाले हैं, तो आपको जल्द ही वो वीडियो मिल जाएगा। एक बार वापस से जब यहाँ तक तो आए हो तो इसको ज़रा शेयर कर लो भाई, थोड़ा व्हाट्सएप वगैरह पे, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँच सके। दे कैन नो कि हाँ एक चैनल है जहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। NCERT जो बोरिंग लगता है खुद से पढ़ने में, वहाँ एक है भैया नाम का प्राणी, वो पढ़ा देगा। चलिए, तो सी यू, सायोनारा, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय, राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।